नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। हम एमएससी फाइनल जूलॉजी के पेपर एनवायरमेंटल साइंस 8th बी पेपर है आपका, उसके सेकंड यूनिट के टॉपिक ऊष्मीय प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। लेक्चर्स की इस सीरीज़ के अंदर हम बात कर चुके हैं कि थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, इसके मेन रीजंस क्या हैं, यानी हम परिभाषा बात कर चुके हैं, थर्मल पोल्यूशन की परिभाषा क्या होती है। फिर थर्मल पोल्यूशन के मेन सोर्स क्या हैं, जिसमें हमने कहा कि दो तरह के सोर्स होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक और प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वो हैं जिनके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मनुष्य उनका कारण नहीं होता। नेचर की जो जनरल एक्टिविटीज होती हैं या नैसर्गिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनके कारण होने वाला जो पोल्यूशन है वो प्राकृतिक स्रोत से होने वाला थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनके कारण होने वाला जो पोल्यूशन है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के कारण होने वाला पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि इस थर्मल पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, थर्मल पोल्यूशन का पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पानी की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर क्या इफेक्ट होता है। पानी में यानी नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि थर्मल पोल्यूशन को नियंत्रित किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय सुझाए गए हैं जिनके द्वारा हम थर्मल पोल्यूशन को नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला है औद्योगिक विसर्जित ऊष्मीय जल को प्रत्यक्ष रूप से किसी भी पानी के स्रोत में विसर्जित करने से पहले ठंडे तालाबों, मनुष्य निर्मित जलाशयों में भाप के तकनीक, संवहन और विकिरण द्वारा इन्हें ठंडा किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल बॉडीज हैं, यानी जो तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, इनमें पानी को, गर्म पानी को रिलीज करने से पहले किसी भी माध्यम के द्वारा इस पानी को पहले ठंडा किया जाए। जैसे कि जो थर्मल पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, उनसे निकलने वाला जो गर्म उबलता हुआ पानी है उसको सीधा ही नदियों या तालाबों में नहीं डाला जाए, बल्कि उन वाटर बॉडीज के आसपास या उन जो इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, या कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें कि काफ़ी मात्रा में गर्म पानी जो है उत्सर्जित होता है, उनके आसपास मानव द्वारा कृत्रिम रूप से जलाशय या तालाब बनाए जाएं। गर्म पानी को इन तालाबों या जलाशयों के अंदर रिलीज किया जाए और उन्हें प्राकृतिक रूप से ठंडा होने दिया जाए, और जब वो एक लिमिट तक ठंडे हो जाएं, उसके बाद ही उस पानी को, जो पानी के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी, तालाब या झीलें, समुद्र इत्यादि हैं, उनके अंदर रिलीज किया जाए। यानी इंडस्ट्रीज या उद्योगों से निकलने वाले गर्म पानी को सीधा ही नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रिलीज ना करके उन्हें पहले मानव निर्मित जलाशयों या पॉन्ड्स के अंदर इकट्ठा किया जाए, उन्हें प्राकृतिक रूप से कुछ देर तक ठंडा होने दिया जाए, और इस कंपैरेटिवली या फिर थोड़ा ज़्यादा ठंडा हुआ जो पानी है उसको अब प्राकृतिक स्रोत के अंदर रिलीज किया जाए या मुक्त किया जाए। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि उबलता या बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है वो सीधा प्राकृतिक स्रोतों में नहीं जाएगा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका पानी का तापमान बढ़ता था और जिसके कारण जलीय जीवों, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था, वो अब नहीं पड़ेगा। तो संक्षेप में, जलीय स्रोतों, प्राकृतिक जलीय स्रोतों में गर्म पानी को रिलीज करने से पहले मानव निर्मित जलाशयों या तालाबों इत्यादि के अंदर पानी को ठंडा किया जाए और फिर इन्हें प्राकृतिक स्रोतों के अंदर रिलीज किया जाए। सेकंड आता है पुनर्जीवनीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा घरेलू अथवा औद्योगिक अतिरिक्त उष्णता को पुनः कम किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में लिए गए पानी को रिसाइकल करके रीयूज किया जाता है, और ऐसा करने से जो धीरे धीरे जो है पानी की उष्णता जो है वो कम होती रहती है और पानी की जो हीट है वो कम हो जाती है। पानी को अन्य कामों के अंदर यूज़ करने से, यानी जो इंडस्ट्री से या डोमेस्टिक यूज़ के अंदर गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है, उसको अगर हम दोबारा किसी और तरीके से उसको रीयूज़ करते हैं और कई बार उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, तो ऐसा करने के बाद जब हम उसको रिलीज़ करते हैं, फाइनली डिस्कार्ड करते हैं, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लो आ चुका होता है, जो कि काफ़ी सहायक हो सकता है थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम कम गर्म पानी जो है वो
उसको हम रिलीज करते हैं या डिस्कार्ड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, समुद्र के भीतर भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर सभी देशों में प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो आजकल पानी के अंदर यानी समुद्रों के अंदर किए जाते हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, और जगह भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। परंतु इस तरह के जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हीट जनरेट होती है, जो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कई हज़ार डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसके कारण कि भयंकर रूप से थर्मल पोल्यूशन जो है वो उस एरिया के अंदर होता है। तो ये ज़रूरी है कि सभी देश आपसी सहमति से इस चीज़ को लागू करें कि समुद्र के भीतर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट हैं वो नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है, परमाणु संयंत्रों से रिसाव ना हो ऐसे उपाय किए जाने चाहिए। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं या न्यूक्लियर जो संयंत्र होते हैं उनसे अक्सर लीकेज होती है या गर्म पानी को बहुत गर्म मात्रा में बाहर रिलीज किया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए और रिसाव ना हो ऐसे उपाय किए जाने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आता है, कैंसर आदि के उपचार में प्रयुक्त होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का सावधानी पूर्वक जो है वो एक तरीके से सुरक्षित रूप में निस्तारण किया जाना चाहिए। मेनली अगर हम थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करें तो सबसे जो सरल बात समझ में आती है या सबसे सीधी बात जो समझ में आती है इसके अंदर वो ये है कि हम किसी भी कारण से, चाहे हमारे डोमेस्टिक रीजंस हों, पर्सनल रीजंस हों या इंडस्ट्रियल रीजंस हों, किसी भी कारण से अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म पानी जनरेट करते हैं तो ज़रूरी है कि उसे नेचुरल रिसोर्सेज में रिलीज़ करने से पहले किसी भी तरीके से कंपैरेटिवली ठंडा किया जाए। इसके लिए हम चाहे रिसाइकलिंग की बात करें, चाहे हम उसको कृत्रिम रूप से ठंडा करने की बात करें या कम गर्म पानी जनरेट या हीट जनरेट करने की बात करें, इन सभी साधनों का या इन सभी उपायों का उपयोग करते हुए हमें यह प्रयास करना ज़रूरी है कि कम से कम मात्रा के अंदर हम हीट को जनरेट करें।